हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट की, जो कि आप लोग जानते हैं कि पेपर नंबर जो फर्स्ट है, सब्जेक्ट है ये इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। तो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका कॉमन पेपर है, यानी कि HI ट्रेड, VI ट्रेड और IDD ट्रेड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल ऑफ डिसबिलिटीज, तीनों ट्रेड में जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, ये सभी इस पेपर का अध्ययन करते हैं, यानी कि सभी के लिए ये पेपर कंपलसरी है। इससे रिलेटेड अभी तक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगभग 80 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं और आप लोगों को पेपर में यहीं से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, उसी में एक दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप लोगों के लगभग ट्रू फॉल्स के भी होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों के लिए आज एक मैराथन वीडियो अपलोड की जाएगी, जिसमें आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में ये सभी जो क्वेश्चंस आने वाले होंगे वो सब यहाँ पे आप लोगों को कवर करा दिया जाएगा। बशर्ते आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो आपके एक भी क्वेश्चंस वहाँ पे गलत नहीं होंगे। और इससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ही नहीं हेल्प मिलेगी, बल्कि आपको शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज एक ही वीडियो में हम ट्रू फॉल्स सब कंप्लीट कर लेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि दिव्यांगता के ऐतिहासिक दृष्टिकोण विश्व भर में विभिन्न संस्कृतियों में एक समान रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। आप लोग इतिहास पढ़ चुके हैं, दिव्यांगता का इतिहास, जो कि यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सब यूनिट 1.1 ही है, जिसमें आपको दिव्यांगता का इतिहास ही पढ़ना है। उसमें आप जानते हैं जितने लोग उसमें रहे हैं सभी के दृष्टिकोण अलग अलग रहे हैं। विश्व भर में इसको अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा था, तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है आपका दिव्यांगता, क्षति और बाधा ऐसे शब्द हैं जिन्हें अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि आप जानते हैं दिव्यांगता क्या है, क्षति क्या है और बाधा क्या है। दिव्यांगता के बारे में भी बताया गया था आप लोगों को, मतलब किसी अंग से किसी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति है, आप सरल शब्दों में जाने कि कोई भी व्यक्ति है, उसका किसी अंग से अनुचित होना ही क्या कहलाता है, दिव्यांगता। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति में किसी अंग की हानि हुई हो या क्षति हुई हो या फिर कह लीजिए कि कमी हो, तो वो क्षति कहलाता है। हानि का मतलब ही वहाँ पे क्षति कहलाएगा। और जब उसके अंतर्गत उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर हानि के कारण या क्षति के कारण उसे भी कोई कार्य करने में असमर्थता लग रही है, तो कहीं ना कहीं वो उसके बाधा के रूप में रहेगा। तो ये दिव्यांगता, क्षति और बाधा, ये तीनों चीज़ें आपके अलग अलग हैं, ना कि एक हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रावधान है। तो कानूनी प्रावधान है, ये आपका सत्य है। ये आपके PWD एक्ट 1995, उसके बाद RPWD एक्ट 2016, फिर उसके बाद आपका NTA है, RCI है। तो ऐसे बहुत सारे हैं कानूनी प्रावधान जो आप पढ़ चुके हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व भर में दिव्यांगता की व्यापकता दर सभी देशों में समान है। तो ना ही दिव्यांगता सभी देशों में समान है, ना ही दिव्यांगता के प्रति लोगों की दृष्टिकोण वो भी एक समान नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण अप्रासंगिक है।
तो ये आपका गलत हो जाएगा, अप्रासंगिक नहीं है। क्रॉस डिसेबिलिटी आपका ये एक चैप्टर है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, इस चीज़ को मैंने पढ़ाया है आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में, बहुत अच्छे से वहाँ आप लोगों को समझाया है। ये चीज़ यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं, ये आपका गलत होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि इतिहास में दिव्यांगता को सदैव एक ही तरह से समझा और माना गया है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, दिव्यांगता की एक दृष्टि नहीं है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग दृष्टि है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि पुनर्वास केवल शारीरिक क्षमताओं को पुनर्वास करने पर केंद्रित नहीं होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, केवल शारीरिक क्षमताओं को पुनर्वास करने पर केंद्रित नहीं होता है, ये हर तरीके से पुनर्वास देने में सक्षम होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि हैबिलिटेशन केवल दिव्यांग बच्चों के लिए प्रासंगिक है। तो ये गलत है, हैबिलिटेशन केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में दिव्यांगताओं से निपटने के लिए विशेष कानूनी प्रावधानों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, दिव्यांग व्यक्ति अगर है उसे काफ़ी कानूनी प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि दिव्यांगता की व्यापकता मुख्यतः आनुवंशिकी से प्रभावित होती है। तो ये असत्य है, केवल और केवल अगर हम बात करेंगे तो वो आनुवंशिकी पर आपके डिपेंड नहीं होता है, दोनों चीज़ों पे होता है। ये आपके आनुवंशिकी और हेरिडिटी दोनों यहाँ पे आपके हैं। तो यहाँ दिव्यांगता की जो व्यापकता है वो दोनों तरीके से देखी जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 कि दिव्यांगता को रोकना वैश्विक स्तर पर प्राथमिकता नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, दिव्यांगता को रोकना वैश्विक स्तर पर ये प्राथमिकता है, क्योंकि हम दिव्यांगता को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए एक वैश्विक स्तर पे इसका प्रावधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका क्रॉस दिव्यांगता दृष्टिकोण दिव्यांगता की विविधता को पहचानता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये विविधता को पहचानता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि दिव्यांगता की परिभाषाएं और श्रेणियां सार्वभौमिक रूप से मानकीकृत हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ये सार्वभौमिक तरीके से मानकीकृत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि दिव्यांगता और अपंगता का अर्थ एक ही है। तो ये आपका क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि दिव्यांगता और अपंगता दोनों का अर्थ एक नहीं है, अलग अलग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिव्यांगता को समझने के लिए केवल चिकित्सा पहलुओं का ज्ञान आवश्यक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दिव्यांगता को समझने के लिए आप केवल चिकित्सीय दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, यहाँ आपको हर तरीके से उस बच्चे को देखना पड़ेगा और उसकी आवश्यकताओं को देखना पड़ेगा, तभी आप उस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि पोलियो माइलाइटिस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले वायरल संक्रमण के कारण होता है। तो ये सत्य है, आपका पोलियो के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि सेरेब्रल पॉल्सी मुख्यतः आनुवंशिक कारणों के कारण होती है। तो ये गलत है, ये मुख्यतः आनुवंशिक कारण के कारण नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि मांसपेशीय दुर्विकार एक प्रगतिशील स्थिति है जिसमें मांसपेशियों की कमजोरी और ह्रास होता है। तो ये सत्य है, क्योंकि मांसपेशीय क्षरण में क्या होता है कि बच्चे की जो मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण वो कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंधापन दृष्टि की पूर्ण कमी को संदर्भित करता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि अंधापन दृष्टि की पूर्ण कमी को यहाँ पे वो दिखाता है। अगर यहीं पे कम दृष्टि होता तब यहाँ पे ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका असत्य हो जाता, ये यहाँ पे अंधापन लिखा है तो इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि कम दृष्टि को चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ये असत्य है, क्योंकि जो कम दृष्टि वाले व्यक्ति या बालक होते हैं उनको अक्सर कॉन्टैक्ट लेंसों को ही उपकरण के माध्यम में दिया जाता है कि ताकि वो उससे अच्छे से देख सकें और उनकी दृष्टि में सुधार लाया जा सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 कि बहरापन सदैव जन्मजात होता है
और जन्म से ही मौजूद होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ये जन्मजात नहीं होता है और जन्म से मौजूद भी नहीं होता है, बाद में भी होता है। जन्म के पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद तीनों यहाँ पे आपके जो मतलब कारण हैं, ये तीनों कारण यहाँ पे हो सकते हैं बहरापन के। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 कि कम सुनने वाले व्यक्तियों में कोई अवशिष्ट श्रवण क्षमता नहीं होती है। तो कम सुनने वाले व्यक्तियों में कोई अवशिष्ट श्रवण क्षमता नहीं होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि उनमें कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ बच्चे थोड़ा बहुत सुन पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से वो श्रवण बाधित ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि वाक एवं भाषा विकार तंत्रिका संबंधी विकारों के कारण हो सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। वाक एवं भाषा विकार तंत्रिका संबंधी विकार के जो कारण हैं ये हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि बधिर अंधापन से तात्पर्य दृष्टि या श्रवण शक्ति का ना होना है। तो ये असत्य हो जाएगा आपका। बधिर अंधापन से तात्पर्य दृष्टि या श्रवण शक्ति का ना होना है। बधिर का मतलब होता है यहाँ पे जैसे बधिरांधता। तो बधिरांधता में बधिर भी और अंधापन भी दोनों शामिल होता है। बधिर में क्या होता है कि बच्चा सुन नहीं पाएगा तो बोल भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है, बोल भी ना पाना, सुन भी ना पाना और देख भी ना पाना। तो ये असत्य हो जाएगा। और यहाँ पे ना होना, ये चीज़ आप देख लीजिए, ना होना। तो अगर ये चीज़ें ये ना होता यहाँ पे तो आपका ये सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे बधिर में और अंधापन में, यहाँ पे बधिर का मतलब सुनाई नहीं देता है और अंधापन का मतलब दिखाई नहीं देता है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, ना कि नहीं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आप लोग करिएगा अगर आपके एग्जाम में आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 कि दिव्यांगता में सदैव शारीरिक और बौद्धिक दिव्यांगता का संयोजन शामिल होता है। तो ये सत्य हो जाएगा। बहुत दिव्यांग में शारीरिक, बौद्धिक दिव्यांगता, देखने की भी इसमें क्षमता और सुनने की भी क्षमता, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है बहुत दिव्यांग में। कि बच्चा एक से अधिक दिव्यांगता से अगर ग्रसित है तो वो बहुत दिव्यांग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि पोलियोमाइलाइटिस की रोकथाम में मुख्य रूप से टीकाकरण शामिल नहीं है। तो ऐसा नहीं है। पोलियो में आप जानते ही हैं टीकाकरण उसमें शामिल होता है, हर एक बच्चे को पोलियो पिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि सेरेब्रल पॉल्सी का इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन शीघ्र हस्तक्षेप से परिणामों में सुधार हो सकता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सेरेब्रल पॉल्सी का इलाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे तो फिर ये बच्चे थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हैं, कुछ चीज़ें करने लगते हैं फिर। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कि दृश्य हानि के लिए विशेष शैक्षिक सामग्री और उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। तो ये सही है। आप किसी भी बच्चे को जो नहीं देख पा रहा है उसको अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 कि श्रवण दोष भाषा विकास और संचार कौशल को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि श्रवण दोष भाषा विकास और संचार कौशल को ये नहीं यहाँ पे प्रभावित कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से अपना वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 30 कि वाणी एवं भाषा विकारों के प्रभावी प्रबंधन में अक्सर वाणी चिकित्सा शामिल होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31 कि बौद्धिक दिव्यांगता की पूरी तरह से आनुवांशिक कारकों के कारण होती हैं। तो बौद्धिक दिव्यांगता में पूरी तरीके से अगर हम देखें कि आनुवांशिक कारण ही, जेनेटिक प्रॉब्लम ही है केवल, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपके बौद्धिक दिव्यांगता में जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है और आपका हेरिडिटी
इन्वायरमेंट, ये सभी आपके उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं शैक्षिक परिवेश तक ही सीमित हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए जो प्रारंभिक हस्तक्षेप हैं वो केवल शैक्षिक परिवेश में ही नहीं है, बल्कि हर जगह वो लागू किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 कि विशिष्ट शिक्षण अक्षमताएं सदैव बचपन से ही स्पष्ट हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, बचपन बीत जाता है, कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तब भी जो अक्षमताएं हैं वो दिखती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD में सामाजिक संपर्क और संचार में महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये सत्य बात है। जो भी ASD के बच्चे हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे, वो अक्सर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनका बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 35 कि मानसिक बीमारी हमेशा दर्दनाक अनुभवों के कारण होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मानसिक बीमारी केवल दर्दनाक अनुभव से ही नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं इसकी। अगला है 36 प्रश्न आपका कि बहुदिव्यांगता से तात्पर्य एक से अधिक बौद्धिक अक्षमता से है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये इसमें आपके बहुदिव्यांगता में केवल बौद्धिक दिव्यांगता ही नहीं शामिल है कि एक से अधिक बहुदिव्यांगता वाले बालक को शामिल कर दें तो वो बहुदिव्यांग हो जाएगा। नहीं, बहुदिव्यांग में आपके जैसे श्रवण बाधित और उसके बाद दृष्टि बाधित, ये दोनों चीज़ें आ जाएं, ब्लाइंडनेस और आपके हियरिंग इम्पेयरमेंट, दोनों चीज़ें अगर इसमें हैं तो भी वो बहुदिव्यांग में है। या आपके HIV IDD तीनों को ले लीजिए, तीनों से ग्रसित बच्चों को, तो वो भी बहुदिव्यांग में आएगा। मतलब एक से अधिक, दो या दो से अधिक जो भी वहाँ पे आपको दिव्यांगता के लक्षण दिख रहे हैं, दो या दो से अधिक दिव्यांगताओं के लक्षण एक ही बच्चे में दिखेंगे तो वो आपका बहुदिव्यांगता कहलाता है। तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 कि दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ सदैव प्रगतिशील और अपरिवर्तनीय होती हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा कि दीर्घकालिक जो तंत्रिका संबंधी स्थितियां हैं वो सदैव प्रगतिशील और अपरिवर्तनीय होती हैं, वो धीरे धीरे बदलती रहती हैं समय के अनुसार। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 कि रक्त विकार सदैव आनुवांशिक होते हैं। तो रक्त विकार सदैव आनुवांशिक नहीं होते हैं कि केवल वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसमें और भी प्रॉब्लम्स आपके दिखते हैं। आपका ये एक चैप्टर है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे ब्लड डिसऑर्डर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 कि बौद्धिक अक्षमता को रोका नहीं जा सकता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। निगेटिव यहाँ पे वर्ड है, इसको रोका जा सकता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 40 कि विशिष्ट शिक्षण अक्षमताओं को अनुकूलित शैक्षिक रणनीतियों के माध्यम से प्रभावी तरीकों से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये सत्य हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षण क्षमताओं को अगर वहाँ पे अनुकूली परिवर्तनशील वहाँ पे वातावरण मिल जा रहा है तो उस चीज़ को हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, अगर ऐसे बच्चे में अक्षमताएं दिख रही हैं तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं वो आमतौर पर सामाजिक परिस्थितियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो ये गलत है। उनको बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में वो सामाजिक परिस्थितियों से अच्छे से लड़ नहीं पाते हैं, ना ही उसको झेल पाते हैं, और वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन भी वो नहीं कर पाते हैं अगर उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम है। कभी कभी कुछ बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम जो होता है वो थोड़ा सा कम पाया जाता है, तो इससे वो काफ़ी इम्प्रूव कर पाते हैं। लेकिन बिल्कुल भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो ग्रसित बच्चा होता है उसमें आपको 99% उम्मीद है कि बिहेवियर प्रॉब्लम उसका बहुत ज़्यादा रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 कि मानसिक बीमारी पूरी तरह से जैविक कारकों के कारण होती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि केवल आपके जैविक कारक पे ये डिपेंड नहीं है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 43 कि बहुदिव्यांगता में सदैव बौद्धिक और शारीरिक दिव्यांगता का संयोजन शामिल होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। बहुदिव्यांगता में सदैव बौद्धिक और शारीरिक दिव्यांगता का संयोजन शामिल होता है। नेक्स्ट है आपका दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां मोटर और संज्ञानात्मक दोनों कार्यों को प्रभावित ये कर सकती हैं। तो सत्य है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपके तंत्रिका संबंधी गड़बड़ी पाई जा रही है तो वो संज्ञानात्मक जो हैं या फिर कह लीजिए कि मोटर स्किल्स, इन दोनों को ये प्रभावित कर देती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कि रक्त विकारों को दवा और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये आपका सही है। रक्त विकार अगर है, ब्लड डिसऑर्डर जिसको है, तो वो दवा के माध्यम से उसको बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46 कि इन स्थितियों से पीड़ित व्यक्तियों के प्रबंधन और परिणामों में सुधार के लिए शीघ्र हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 है कि दिव्यांगताओं और 2 बार असाधारण बच्चों की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप दीर्घकालिक विकास पर उनके संभावित प्रभाव के कारण आवश्यक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। लगभग सभी चैप्टर से आपके जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपको पिछले वाले पेपरों में देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सभी में आप लोगों को ये जितने क्वेश्चंस हैं ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सभी चैप्टर से 5 यूनिट्स में जितने भी आपके चैप्टर हैं, 25 चैप्टर लगभग हैं, सबसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ये, अगर आप मैराथन वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन आप वहीं पे अगर बहुत ज़्यादा थ्योरी के अंदर घुस रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको भी परेशानी आएगी और थोड़ा सा तैयारी करने में भी समस्या आएगी, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो आप लोग अपना समय इस पे दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 कि क्रॉस दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप सीमाएं आमतौर पर प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों के आधार पर आयोजित की जाती हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 कि दिव्यांगता और 2 असाधारण बच्चों की जांच और मूल्यांकन उनकी आवश्यकताओं की पहचान करने और उचित हस्तक्षेप डिजाइन करने में महत्वपूर्ण चरण है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन RPD 2016। यहाँ पे RPD लिखा है, ये अगर आता है तो वो RPWD होगा। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत है, इसको आप इग्नोर मारिए। RPWD है राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये आपको याद होना ही चाहिए। 2016 और NEP नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार माता पिता समुदाय ECEC और अन्य हितधारक दिव्यांग बच्चों के लिए शुरुआती हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 कि प्रारंभिक हस्तक्षेप के विभिन्न मॉडलों में गृह आधारित, केंद्र आधारित, अस्पताल आधारित और इनके संयोजन शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग आवश्यकताओं और संदर्भों को पूरा करता है। तो ये आपका सही है। ये सभी मॉडल आप लोग पढ़ चुके हैं प्रारंभिक हस्तक्षेप के अंतर्गत, जिसमें गृह आधारित, केंद्र आधारित और अस्पताल आधारित ये सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 कि घर से स्कूल में संक्रमण दिव्यांग बच्चों और 2 बार असाधारण बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 कि दिव्यांगताओं की प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप मुख्य रूप से शैक्षणिक प्रदर्शन पर केंद्रित होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं शैक्षिक परिवेश तक ही सीमित हैं।
तो ये गलत बात है। ये आपने ऊपर अभी पढ़ा है, केवल शैक्षिक परिवेश तक ही नहीं सीमित है, ये आगे भी आपके कार्य करती हैं। हर एक क्षेत्र में आपके कहीं ना कहीं इस चीज़ को लागू किया जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप में माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। माता पिता की एक भूमिका को यहाँ में पढ़ा जाता है, उसका एक चैप्टर ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 कि NEP 2020 दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप के महत्व को संशोधित नहीं करता है। तो ये गलत है, ये संशोधित करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57 कि दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप सीमाएं विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों में एक समान है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, एक समान नहीं है, अलग अलग है। प्रारंभिक हस्तक्षेप आप जो एक श्रवण बाधित बच्चे पे कर रहे हैं, वही आप दृष्टि बाधित बच्चे पे नहीं कर सकते, वही आप मानसिक मंदता वाले बच्चे पे नहीं कर सकते हैं। सभी डिसेबिलिटियों में सभी प्रारंभिक हस्तक्षेप अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 कि जांच और मूल्यांकन प्रारंभिक हस्तक्षेप प्रक्रिया के अंतिम चरण हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ये अंतिम चरण नहीं है कि इस बस केवल मूल्यांकन जो है, ये जांच जो है, स्क्रीनिंग और टेस्टिंग, यही आपका अंतिम चीज़ है। उसके बाद जो है रोकने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाता है और अन्य अन्य माध्यम यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 कि दिव्यांग बच्चों के लिए घर से स्कूल तक संक्रमण एक चुनौतीपूर्ण अवधि हो सकती है, जिसके लिए विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 कि प्रारंभिक हस्तक्षेप मुख्य रूप से दिव्यांग बच्चों की कमियों को दूर करने पर केंद्रित होता है, न कि उनकी शक्तियों का पर निर्माण करने पर। तो यह असत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 कि केंद्र आधारित प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम हमेशा घर आधारित हस्तक्षेपों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। तो ये आपका असत्य है, ऐसा नहीं है कि जो केंद्र आधारित हस्तक्षेप कार्यक्रम है वो हमेशा घर पर ही जो चीज़ें की जाती हैं वही प्रभावी होंगे, ऐसा नहीं है। उनको चिकित्सीय की भी आवश्यकता होगी और उनको घर से बाहर लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है कि दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मुख्य रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को विशिष्ट नौकरी भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 63 कि दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास की वर्तमान स्थिति सभी दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करती है। तो ये असत्य है। दिव्यांगता के क्षेत्र में जो मानव संसाधन विकास है उसकी ये वर्तमान स्थिति नहीं है कि वो सभी जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ऐसा नहीं है। उसके लिए अलग अलग जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं वो सब भी उसमें लगे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 64 कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में दिव्यांगता क्षेत्र में नैतिक ढांचे के भीतर काम करना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये असत्य हो जाएगा। अन्य क्षेत्रों की तुलना में दिव्यांगता के क्षेत्र में वहाँ पे काम करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो नैतिक ढांचे में हो या फिर वो नैतिक ढांचे से थोड़ा बाहर भी हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 65 यूनेस्को और WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। ये यूनेस्को और WHO, ये ऐसे मैंने आप लोगों को यूनिसेफ, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अलग अलग पढ़ाई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 की UNCRPD एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका राष्ट्रीय दिव्यांगता नीतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये गलत है, इसका प्रभाव पड़ता है। ये सम्मेलन है, सम्मेलन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो उजागर होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67
कि NIEPID और NIEPBD जैसे जो राष्ट्रीय संस्थान दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में शामिल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये सभी दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT की दिव्यांगता समावेशी सेवाओं और विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ICT की भी भूमिका होती है, समावेशी शिक्षाएं भी दी जाती हैं, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सभी का महत्व होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 कि दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और नीतियों की समझ की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है आपका। यहाँ पे सभी में समझ आपको विकसित करना होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70 कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता गठबंधन IDA दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ में सहयोग करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता गठबंधन दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में ये सहयोग करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71 कि दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका केवल शोध तक ही सीमित है, तो ऐसा नहीं है केवल शोध तक ही ये सीमित रहे, ये और भी जगहों पर भी है। ऐसा नहीं है कि केवल शोध में ही इसका है, ये बहुत सारे पुनर्वास वगैरह भी प्रदान करती है, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है, उपकरण वगैरह उपलब्ध कराता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 कि दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास का प्राथमिक लक्ष्य दिव्यांग व्यक्तियों को कार्यबल से बाहर करना है, तो ये गलत हो जाएगा, कार्यबल से बाहर नहीं करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 कि MDG जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिव्यांगता मुद्दों को संबोधित नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कि दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में कार्यस्थल में पहुंच और आवास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना शामिल होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कि दिव्यांगता समावेशी सेवाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT की भूमिका केवल संचार सहायता तक ही सीमित है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल, ऐसे जो निगेटिव वर्ड आए आपके क्वेश्चन में तो आप उसको पहले अच्छे से समझिए, तब आप उसके ऑप्शन देखिएगा। अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है या फिर वो ट्रू फॉल्स में है तो आपको बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76 कि दिव्यांग व्यक्तियों की संभावित भेदता के कारण दिव्यांगता क्षेत्र में नैतिक ढांचे के भीतर काम करने के महत्व को मान्यता दी गई है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 कि यूनिसेफ केवल बच्चों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में योगदान नहीं देता है, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि अगर इस तरीके के निगेटिव वर्ड आ रहे हैं तो वो आपके क्वेश्चंस अक्सर गलत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 NIPMD और NIMHR जैसे राष्ट्रीय संस्थान दिव्यांगता पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये सहयोग करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 79 कि दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भूमिका वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 80 कि UNCRPD एकमात्र राष्ट्रीय सम्मेलन है जो दिव्यांगता मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करता है, तो ये असत्य हो जाएगा आपका। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस मैराथन का कि दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में एक समावेशी कार्य वातावरण बनाना शामिल है जो विविधता को महत्व देता है, तो ये आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे आपके लगभग 81 क्वेश्चन आपके कराए गए हैं। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिल भी जाएगा कि जो कि यहीं से आपको वहाँ पे
मतलब पेपर में आए हुए हैं, जो यहीं से आप लोगों को करा दिया जा रहा है, ताकि आप लोगों को कहीं इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से लिए गए हैं। कुछ इसमें नए क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं, ताकि वो आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर दिख जाएँ तो आप लोग अच्छे से उस क्वेश्चन को कर ले जाएँ, गलत ना होने पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियोज अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि अन्य बच्चे भी तैयारी अच्छे से कर सकें। और जिनके पास भी नोट्स वगैरह नहीं है वो लोग कमेंट ज़रूर करें। और नोट्स नहीं है, टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ें। जिस नाम से आप लोगों को यूट्यूब चैनल मिलेगा उसी नाम से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी। इस पे आप जा कर के सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप HI से हों या VI से हों या फिर IDD से आप डिप्लोमा कर रहे हों। आपको सभी से संबंधित नोट्स मिल जाएंगे और आप लोगों को सभी से संबंधित प्रैक्टिकल भी मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके उस परिवार में शामिल होइए और उसका लाभ उठाइए। जो भी वहाँ पे दिया जाएगा वो सबके लिए होगा। और इस वीडियो में आप लोगों को सभी ट्रू फॉल्स करा दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर।